विश्व पुस्तक मेले के इस थीम मंडप में गांधी जी के ऊपर प्रदर्शनी लगाई गई है, साथ में उनके ऊपर लेखन साहित्य और चरखा जैसी कुछ चीज़ें भी रखी गई है जिससे हम गांधी को समझ सकते हैं। विभिन्न माध्यमों में गांधी को अलग अलग प्रकार से हमने देखा है। आज की संगोष्ठी का जो विषय है, विभिन्न माध्यम में गांधी दर्शन शब्द लिखा है। दर्शन का हमारा अर्थ यह है कि चित्रण किस तरह किया गया है, लेकिन चित्रण शब्द हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें चित्रण के अंदर हमने गांधी के दर्शन करने हैं। आज की ये गोष्ठी शुरू से ही जिस तरह से हम वक्ताओं को देख रहे हैं, एक रोचक विषय है और सब अलग अलग विधाओं से हैं गांधी के ऊपर बोलने के लिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि गांधी का विभिन्न माध्यमों में, लेखन साहित्य में, फिल्मों में, गीतों में, संगीत में, पत्रकारिता में गांधी का चित्रण किस तरह कैसे हुआ है, ये सारे बिंदुओं पर आज के माननीय वक्ता अपना अपना विचार रखेंगे। डॉक्टर माला मिश्र जी एसोसिएट प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप बवाना में अदिति महाविद्यालय, जिसके आप फाउंडर भी रही हैं, और आपका 25 वर्षों से अध्यापन क्षेत्रों में कार्य जारी है। साथ साथ इतने ही समय से आप शोध कार्य भी करा रही हैं। आपका मुख्य विषय हिंदी साहित्य, भाषा, पत्रकारित्व और जनसंचार, इस पे आपका कार्य है। माला जी, आपसे अनुरोध होगा कि आप गांधी के बहुआयामी व्यक्तित्व, इस पर एक अपना अवलोकन प्रस्तुत करें। डॉक्टर माला मिश्र जी। नमस्कार। विश्व पुस्तक मेले में थीम पेवेलियन में गांधी विषयक इस गोष्ठी के अंतर्गत आप सभी उपस्थित दर्शकों एवं श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मंचस्थ सभी विद्वानों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं डॉक्टर माला मिश्र दिल्ली विश्वविद्यालय के अदिति महाविद्यालय में प्राध्यापनरत प्रोफेसर हूँ। लगभग 5 वर्षों से गांधी अध्ययन केंद्र की मैं संयोजिका रही हूँ। इससे पूर्व गांधी जी को जानने और पहचानने का मुझे कोई खासा अनुभव नहीं था, लेकिन निरंतर 5 वर्षों से गांधी अध्ययन केंद्र की संयोजिका होने के नाते जब मैंने गांधी जी को बहुत नज़दीक से जाना, पहचाना और उनके विचारों से अवगत हुई, तब मुझे इस सीधे साधे व्यक्तित्व ने बहुत अधिक प्रेरित किया। तब मैंने जाना कि गांधी वास्तव में जन जन के, कण कण के हृदय में निवास करने वाले एक प्रेरक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। उनके इसी बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रेरित होकर मैंने सितंबर मास में 2 दिवसीय एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का समायोजन कनॉट प्लेस में NDMC सभागार में किया। इस विषय पर अनेक उपविषयों से समायोजित करते हुए मैंने एक बहुआयामी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में संपूर्ण वैश्विक परिमंडल से विद्वानों को और शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को, अनेक जनों को आमंत्रित किया और उनके बहुआयामी पक्षों को उजागर करने का प्रयास किया। इसी प्रयास में यहाँ थीम मंडप में गांधी विषयक मेरा यह व्याख्यान एक और विकास की ओर उन्मुख कड़ी है। गांधी वास्तव में एक ऐसा प्रतिभाशाली नाम है जिसे किसी ने बनाया नहीं है। वो जन्मजात प्रतिभा के साथ ही यहाँ पैदा हुए हैं। गांधी को वास्तव में भारत की मिट्टी का नेता कहा जा सकता है। गांधी को राष्ट्रपिता, बापू और महात्मा अनेक नामों से अभिहित किया गया है और ये नाम वास्तव में उनके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं बहुत अधिक विभूषित करते हैं, उनके व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। गांधी की वैचारिकी को समझने के लिए गांधी के जीवन के विविध पक्षों को समझना वैसे ही ज़रूरी है जैसे कि साहित्य को समझने के लिए सृजन और राजनीति को समझने के लिए विवेक, संस्कृति को समझने के लिए सद्भावनाओं को समझना ज़रूरी है। ठीक वैसे ही गांधी को संपूर्णता में समझने के लिए, उनके विचारों का अवगाहन करने के लिए उनकी वैचारिकी को बहुत नज़दीकी से समझना, उसके ताने बाने को समझना बहुत ज़रूरी है। गांधी के जीवन पर और उनके व्यक्तित्व पर जितने कोणों से विचार किया जाए उतने ही नवीन दृष्टिकोण उजागर होते चले जाते हैं।
गांधी वास्तव में एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने चाहे युवा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वरिष्ठ जन हो, चाहे नेता हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे देशी समस्या हो, चाहे विदेशी समस्या हो, समस्या चाहे स्थानीय हो, समस्या चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, हर विषय पर इतनी बारीकी से अपनी पैनी नज़र से उन्होंने उस पर विचार किया कि आज हर किसी को लगता है कि गांधी किसी और का नहीं, गांधी वास्तव में उसी का ही है। और शायद उनकी इसी खूबी के कारण आज गांधी जी को राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय छवि प्राप्त हो चुकी है। और गांधी जी की जयंती के 150वें वर्ष के अवसर पर न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्वमंडल में उसके लिए अनेकानेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। गांधी जी वास्तव में एक साहित्यकार भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक समाज सुधारक भी थे, एक नेता भी थे, एक आम जन भी थे और इस सब के साथ अंतिम जन पर विचार करने वाले सबसे उदार चेता मनुष्य थे। गांधी जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वहारा जन की बात की। उन्होंने अनटू द लास्ट को ही फॉलो करते हुए, उसका अनुकरण करते हुए अंतिम जन के साथ आगे चलने में ही देश के विकास को उसके समानांतर सिद्ध किया। हर अंतिम जन की निगाह से ही अगर हम विकास को देखेंगे तभी वास्तव में राष्ट्र का, देश का, समाज का विकास हो पाएगा, ऐसी गांधी जी की मान्यता थी। देश के स्वाधीनता आंदोलन को वास्तव में चरम परिणति तक पहुंचाने में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गांधी जी न केवल एक चिंतक थे बल्कि एक प्रखर पत्रकार भी थे। गांधी जी ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में हर तरीके का एक नया विचार दिया, एक क्रांति की और उन्होंने पत्रकारिता को अपना एक हथियार बनाते हुए वास्तव में पूरे समाज को चेतना से कहीं ना कहीं समृद्ध किया। गांधी जी का मानना था कि अगर वास्तव में इस देश को एकजुट करना है तो कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो इस देश को एकजुट कर सके। वो एकमात्र हिंदी भाषा ही है जो संपूर्ण देश को, समस्त प्रांतों को एकजुट करते हुए आपस में संपर्क भाषा के रूप में समस्त नागरिकों को एक ही मंच पर खड़ा कर सकती है और राष्ट्र की एक अन्यतम पहचान बना सकती है। गांधी जी ने हिंदी और उर्दू के बीच की एक ऐसी ही स्थानीय शैली, हिंदुस्तानी शैली का समर्थन किया और उस हिंदुस्तानी शैली के माध्यम से ही उन्होंने माना कि अगर राष्ट्र के सपनों को साकार किया जा सकता है, राष्ट्र के उद्देश्यों को चरितार्थ किया जा सकता है, राष्ट्र की अंतरात्मा को ध्वनित किया जा सकता है, तो उसको ध्वनित करने वाली संकल्पात्मक शक्ति का नाम है हिंदुस्तानी भाषा शैली। और उन्होंने उसी हिंदुस्तानी भाषा शैली का राजभाषा के रूप में भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर देश कोई संघर्ष करता है तो उस संघर्ष को परिणाम तभी प्राप्त होगा जब जन जन उसके साथ होगा और जन जन तभी उसके साथ आगे बढ़ पाएगा जब उसे उन संकल्पों के विषय में, उन उद्देश्यों के विषय में कहीं ना कहीं संपूर्णतः ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान की प्राप्ति, जानकारी तभी हो सकती है जब उसका भाषाई माध्यम सभी जनों के लिए एक समान हो। तो उस एक समान धरातल पर लोगों को समझाने, बुझाने और लोगों तक संदेश पहुंचाने का एकमात्र हथियार गांधी जी ने चुना, जिसका नाम हिंदुस्तानी था। गांधी जी का मानना था कि सरलता जीवन का सर्वोपरि गुण है। जीवन में, व्यवहार में, भाषा में, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के स्तर पर, हर स्तर पर सहजता और सादगी बहुत बड़ा गुण होता है जो अंतरात्मा को ध्वनित करता है। अगर सादगी नहीं होगी, बनावटीपन होगा, तो वो लोगों के हृदय को उस सीमा तक स्पर्श नहीं कर पाएगा जिस सीमा तक उसे स्पर्श करना चाहिए। इसीलिए वो अपने जीवन में सादगी का ही अनुपालन किया करते थे और उस सादगी के द्वारा ही उन्होंने बहुत सादगीपूर्ण तरीके से अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपने उद्देश्यों को, अपने स्वप्नों को अभिव्यक्ति प्रदान की। उनकी इसी बहुआयामी विशेषज्ञता के कारण, उनकी सादगी के कारण, उनकी संप्रेषणीयता के कारण उनका व्यक्तित्व न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिपटल पर इतना अधिक बहुआयामी और इतना अधिक संवेद्य सिद्ध हुआ कि लोगों ने उनके जीवन को, उनके आचार विचार को, उनकी वाणी को, उनके दर्शन को पल पल अपने जीवन में उतारना चाहा। और आज हर किसी के लिए
भगवान से भी अधिक अगर उद्धृत किया जाता है तो वास्तव में कहीं ना कहीं गांधी जी के नाम को ही उद्धृत किया जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन सत्यों का अन्वेषी रहा है। उन्होंने जीवन भर अनेक प्रयोग किए और सारे प्रयोग उन्होंने अपने जीवन से ही प्रारंभ किए। ऐसे सत्यान्वेषी गांधी जी का व्यक्तित्व अगर राष्ट्रपिता के रूप में कहीं करतल ध्वनि से सराहा जाता है, पूजा जाता है, उसके लिए आयोजन किए जाते हैं, उसके लिए अनेक वैचारिक अभिलेख लिखे जाते हैं, तो वो वास्तव में सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बहुआयामी व्यक्तित्व था। उन्होंने भाषा को एक नई धार दी, उन्होंने संवेदनाओं को एक नया विस्तार दिया, उन्होंने मानवीयता का ऐसा परिष्कार किया कि उसमें सारे राष्ट्रीय और सारे अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विभेद थे वो सारे के सारे मिट गए। गांधी जी का प्रभाव हिंदी साहित्य पर भी वास्तव में दर्शनीय है। उनके विचारों से, उनके उद्देश्यों से परिचालित होते हुए हिंदी के महान साहित्यकारों मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, कथाकार जैनेन्द्र, कथाकार प्रेमचंद ने अपने जीवन में, अपने साहित्य में इतने गहराई से उसको उतारा कि आज वो एक व्यक्ति के मन में, उसके मानस पटल पर आज भी अंकित हैं। हिंदी के साहित्यकारों के पात्र और उनकी अभिव्यक्ति में जिस कदर गांधीवाद समाया हुआ है, जिस तरीके से ग्रामोद्धार, ग्राम पंचायत, नारी उद्धार, किसानों का उद्धार, किसान संघर्ष, ये सारे विषय, ये सारे मुद्दे, अस्पृश्यता, छुआछूत निवारण, विधवा विवाह प्रथा, ये सारी चीज़ें जिस गहराई से गुथी हुई हैं, वास्तव में उसने जीवन को, लोगों को एक नया ही आयाम प्रदान किया। माला जी, आपने बहुत ही अच्छे गांधी जी के जो बिंदु हैं उस पर आपने प्रकाश डाला। मैं सिर्फ सांकेतिक रूप में एक कथन कहकर ही अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि बहुआयामी गांधी ने एक प्रखर व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, एक प्रखर पत्रकार के रूप में दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस में वहाँ पे रंग भेद और नस्ल भेद की समस्याओं को दूर करते हुए अपने पत्रकारिता के एक नए प्रारंभ के माध्यम से उन्होंने प्रारंभ की। तो वास्तव में उनका मानना था कि कोई भी लड़ाई जिसका आधार आत्मबल हो, तो आत्मबल के आधार पर की जाने वाली हर लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अखबार के बलबूते ही की जा सकती है। इसलिए उन्होंने पत्रकारिता को, समाचार पत्र को एक हथियार के रूप में, एक धारदार साधन के रूप में इस्तेमाल किया और अपने जीवन को एक जनसंचारक के रूप में जन जागरण का प्रणेता बनाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माला जी। आपने विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला, पत्रकारिता के ऊपर, गांधी की पत्रकारिता के ऊपर, जैसे कि थीम का विषय ही है लेखकों के लेखक गांधी, जो बहुत लिखते हैं। पत्रकारों को बहुत लिखना पड़ता है और सही तरीके से लिखना पड़ता है कि जैसे समाज को नई एक दिशा मिले। गांधी जी की पत्रकारिता के बारे में आपने बताया। शशि प्रभा तिवारी जी विभिन्न अखबारों में लेखन करती रहती हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन पे भी आपकी वार्ताएं प्रसारित होती रहती हैं और साथ में एक कवयित्री भी हैं। आपका एक पंख नाम से काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। शशि प्रभा जी, आप गांधी के लेखन साहित्य में गांधी का जो दर्शन हमें मिलता है, इस पे प्रकाश डालेंगी। शशि प्रभा तिवारी जी। धन्यवाद। मैं मंचस्थ सभी महानुभावों को प्रणाम करती हूँ। दरअसल गांधी का पहला परिचय हर कोई बचपन में अपने परिवार में ही पाता है। मैंने भी गांधी का पहला परिचय अपने पिता के किताबों के संग्रह में देखा, उनके सत्य के प्रयोग, उनकी वो आत्मकथा। तब मैं बहुत छोटी थी और मैं नहीं जानती थी कि ये क्या है, कौन सी किताब है। लेकिन जब मैंने बोर्ड 10वीं की परीक्षा दिया और वो जो समय मिला, उसमें मेरे पिताजी ने खुद कहा कि तुम इस किताब को पढ़ो। और उस छुट्टी में मैंने उस किताब को पढ़ा और उस किताब का असर मेरे व्यक्तित्व पर इतना अधिक पड़ा कि मैं वो नहीं बता सकती कि गांधी को मैं जीना शुरू कर दी। मुझे लगा कि सादगी में जीना यानी गांधी को जीना, गांधी का मनन और चिंतन करना है। यह वर्ष सिर्फ महात्मा गांधी का 150वां जन्म दिवस वर्ष नहीं है, बल्कि बा का भी है। मैं दोनों जो पुरुष और स्त्री हैं, उन दोनों को अपने हृदय से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ।
क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे सीता के बिना राम की कथा अधूरी है, वैसे ही बा के बिना महात्मा गांधी की कथा अधूरी है। भारत भूमि पर इन महाप्राणों का अवतरण देश को अपने जीवन, अपने व्यवहार और अपने विचारों से तिरोहित किया है। तभी तो शायद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति पर इतनी अधिक दिशाओं में प्रभाव डाला है कि उनके समस्त अवदान का सम्यक मूल्य निर्धारित करना अभी किसी के लिए संभव नहीं दिखता। खान पान, रहन सहन, भाव विचार, भाषा और शैली, परिधान, दर्शन और सामाजिक व्यवहार, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीय भारत में आज जो भी आचार विचार प्रचलित हैं, उनमें से प्रत्येक पर कहीं न कहीं गांधी जी की छाप है। यहाँ तक कि उनके आलोचकों और विरोधियों में भी ऐसे अनेक लोग हैं जिनकी पोशाक में, नहीं तो खाने पीने में, नहीं तो विचार, नहीं तो सामाजिक आचार में महात्मा गांधी का प्रभाव मौजूद है। आज का भारत गांधी जी का भारत है और गांधी जी नाम आज के भारत का नाम पूरा पर्याय बन चुका है, इसमें कोई भी संदेह नहीं लगता है। मुझे लगता है जो हम साहित्य सृजन की बात करते हैं, गांधी जी के लेखकीय जीवन की बात करते हैं, तो गांधी जी पूरी तरह एक आत्म शक्ति जागृत करने वाले लेखक रहे हैं। उन्होंने इतनी सारी किताबें अपने जीवन में लिखी, इतने अखबारों का संपादन किया और लगातार हाथों से लिखना सोचकर भी अब रोए सिहर जाते हैं कि कितना उन्हें मेहनत करना पड़ता होगा हाथों से लिखने में। एक एक पत्र का जवाब देना, वो जो उनका नियमित उनकी दिनचर्या रहती थी। ऐसे में गांधी जी ये कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो क्या बात है। उनकी एक एक चीज़ को देखिए तो लगता है कि वाकई उनसे सीखने को पूरी मानवता ज़िंदगी भर सीखती रह जाए तो कम है। तभी तो अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ इस पर मुश्किल से यकीन करेंगी कि ऐसा हार्ड मास का चलता फिरता आदमी भी कभी इस धरती पर अवतरित हुआ था। आज लगभग हम सभी उसी पीढ़ी के हैं जिन्होंने कभी गांधी को देखा नहीं है, लेकिन हम उनको पढ़ते हैं, उनको महसूस करते हैं और अपने आसपास जब भी कोई समस्या आती है तो गांधी की तरफ ही हम देखते हैं ताकि हमें कुछ सरल और सहज कोई उपाय मिल जाए। सच यह है कि गांधी जी ने साहित्य, कला, संस्कृति हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। लगभग हर भारतीय भाषा में गांधी जी को लेकर कविताएं, प्रसंग, लेख और किताबें लिखी गई हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व के लेखकों ने अपनी कलम गांधी जी पर चलाई हैं। गांधी जी की लोकप्रियता और उपस्थिति को इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आदमकद मूर्तियाँ गांधी जी की लगी हैं। दरअसल गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं के प्रेरणा केंद्र रहे हैं। इसीलिए तो कहा जा सकता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वैसे ही गांधी अनंत, गांधी कथा अनंता। और उन्हीं से प्रेरित होकर हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी लिखा और इसके बाद तो एक लंबी श्रृंखला ही निकल पड़ी है। मैं पिछले कुछ दशक में लोकप्रिय पुस्तकों का नाम लेना चाहूँगी। इसमें शामिल हैं गांधी अध्ययन, गांधी से पहले भारत, गांधी के बाद अहिंसात्मक आंदोलन, गांधी पर पुनर्विचार, कस्तूरबा, बा और बापू। बापू सत्य के प्रयोग में लिखते हैं कि रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट मेरे जीवन में तत्काल महत्व के रचनात्मक परिवर्तन कराए। इसके बाद में मैंने गुजराती में अनुवाद किया और वह सर्वोदय में नाम से छपा। जो मनुष्य हमें सोई हुई उत्तम भावनाओं को जागृत करने की शक्ति रखता है वह कवि है, पर सब कवियों का सब लोगों पर समान प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सबके अंदर सारी सद्भावनाएं समान मात्रा में नहीं होती हैं।
गांधी जी ने पूरे विश्व जगत को प्रभावित किया, शायद इसलिए वह लेखकों और कवियों के प्रिय विषय रहे। कवि अनूप शर्मा जी ने गांधी की कई कविताएं लिखी हैं। उनकी एक कविता है गांधी गौरव, जिसमें वह लिखते हैं, पश्चिम तम पर प्रसार पृथ्वी पे देख, पूर्व में सौभाग्य का सितारा बन चमका। एक अन्य कविता वो लिखते हैं दांडी प्रयाण। इसमें वो लिखते हैं, वह धीर नीर साबरमती के तीर, गांधी कर्मवीर देश ध्यान में समाया है। गांधी जी पर सियाराम शरण गुप्त की एक सरल सी कविता सबने जरूर सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसके कुछ अंश हैं। लगते तो थे दुबले पतले बापू थे हिम्मत के पुतले बापू, कभी न हिम्मत हारे बापू, आंखों के थे प्यारे बापू। कुछ समय बाद उन्होंने नोआखली शीर्षक से एक खंड काव्य की रचना की थी, जिसमें गांधी जी के शांति प्रयासों की चर्चा थी। गांधी जी के प्रयाण के बाद कुछ कवियों ने अपनी रचनाओं के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सच तो यह है कि गांधी जी और उनके विचारों पर केंद्रित जितनी कविताएं हिंदी और दूसरी भाषाओं में लिखी गई होंगी, वो उतना शायद किसी एक व्यक्तित्व पर शायद ही कहीं लिखा गया होगा। छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत की दो कविताएं हैं, बापू और बापू के प्रति, जो काफ़ी लोकप्रिय रही हैं और वो कई पाठ्यक्रमों में भी शामिल रहीं। उनकी कुछ पंक्तियां हैं, तुम विश्व मंच पर उदित, बन जग के सूत्र जीवन के सूत्रधार। एक उनकी जो दूसरी कविता है जो काफ़ी लोकप्रिय रही, बापू बापू तुम पर हैं आज लगे जग के लोचन। और हुंकार के कवि रामधारी सिंह दिनकर ने गांधी पर बहुत ओज और आवेग से भरी कविताएं लिखी। उनकी 4 लंबी कविताएं बापू, महाबलिदान, वज्रपात और अघटन घटना क्या समाधान का काव्य संग्रह बापू के नाम से प्रकाशित हुआ, जो अभी भी जो गांधी के विषय में जब भी बात करते हैं तो उसको एक बार ज़रूर नज़र डालते हैं। क्या उन्होंने लिखा है कि मानवता का इतिहास मनुज की मेधा से घबराता सा, मानवता का इतिहास जन पर विस्मय चिन्ह बनाता सा। उनकी महाबलिदान कविता का अंश, यह रूह देश की चली अरे, माँ की आँखों का नूर चला, हमारा बापू हमसे दूर चला। इसी तरह हरिवंश राय बच्चन की 3 कविताएं गांधी जी को समर्पित हैं। उनकी 2 कविताएं, कविता संग्रह खादी के फूल और सूत की माला, इसमें भी गांधी के विचार सारी को ही बुना गया है। और नागार्जुन, जो आपातकाल के दौरान काफ़ी चर्चा में रहे, उन्होंने तो गांधी को ग्रामात्मा और ग्राम प्राण तक कह दिया अपनी कविता में। वो अपनी कविता बापू महान में लिखते हैं, तुम ग्राम आत्मा, तुम ग्राम प्राण, तुम ग्राम हृदय, तुम ग्राम दृष्टि, तुम कठिन साधना के प्रतीक, तुम दीपित हैं, तुमसे दीपित है सकल सृष्टि। तुम ग्राम आत्मा, तुम ग्राम प्राण, तुम ग्राम हृदय, तुम ग्राम दृष्टि, तुम कठिन साधना के प्रतीक, तुमसे दीपित है सकल सृष्टि। लेखक और कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता तुम कागज पर लिखते हो एक दिलचस्प कविता है। गांधी जी के सूत काटने, कपास धुनने, अनाज के कंकड़ बीनने, किताब की जल्दसाजी आदि करने का जिक्र करते हुए वह बताती है कि एक बार एक वकील गांधी जी से मिलने आए तो वह चक्की पीस रहे थे। गांधी जी ने बातचीत के दौरान अपने काम में हाथ बटाने को उनसे कहा और वकील साहब को मजबूरन चक्की पीसने बैठना पड़ा। इसी तरह कवि हरिवंश राय बच्चन एक कविता में गांधी जी की शहादत को कुछ इस तरह शब्दों में पिरोते हैं, सुन पड़े धमाके 3 मुझे, सुन पड़े धमाके 3 मुझे, फिर गोली के कांपने लगी पाँवों के नीचे की धरती, फिर पीड़ा के स्वर में फूटा हे राम शब्द, फिर पीड़ा के स्वर में फूटा हे राम शब्द,
चीरता हुआ विद्युत सा नभ के स्तर पर। दरअसल महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वाधीनता संग्राम में कूदने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता सभा का खेल एक अलग ही अपना रूपक विवेचित करती है, और वह बच्चों द्वारा खेला जा रहा नाटक का दृश्य कविता में ही धीरे धीरे आज़ादी के संघर्ष, चरखा, खादी और अहिंसा का रूप ले लेता है। और आज के दौर में जब साहित्य हमारे साइबर युग में प्रवेश कर चुका है, इंटरनेट पर सारी कविताएं, कहानियाँ, सारी चीज़ें हैं, तो भला गांधी वाङ्मय इससे कैसे पीछे हो। और इसके लिए गांधी साहित्य सभी लगभग गांधी हेरिटेज पोर्टल पर अब उपलब्ध है, और युवा और देश विश्व भर में फैले हुए लोग सहज ही गांधी साहित्य से जुड़ सकते हैं। ये एक अच्छा कदम है, और इसके लिए समाज और समय के साथ अगर हम गांधी को जोड़कर चलें तो ये हमारे लिए और देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं अपनी बात को ये कहते हुए समाप्त करूंगी कि साबरमती के संत का कमाल ही है कि आज भी विश्व मानव हर समस्या का समाधान गांधी जी और उनके चिंतन में तलाश रहा है। तभी तो मशहूर चित्रकार सैयद हैदर रज़ा अब तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन पेरिस से जब भी दिल्ली आते थे तो राजघाट पर जाकर बापू को नमन जरूर करते थे। दरअसल उनका यह नमन सिर्फ गांधी जी के साथ, और गांधी को नमन नहीं था, बल्कि वो देश की माटी को नमन था। यही तो गांधी जी का असर था कि पीढ़ियां उन्हें नमन करती रही हैं और हमेशा करती रहेंगी। नमन गांधी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद शशि प्रभा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से पूरा जो लेखन किया, इसी में गांधी के लेखन साहित्य में जो गांधी को अनेक तरह से विविधता से चित्रित किया गया है, इस पे प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे आते हैं समूह माध्यमों में गांधी। इस विषय पर श्री राजीव राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, बात करेंगे। राजीव राज जी ने थिएटर का अध्ययन भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से किया, और फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे में आपने फिल्म संबंधी अध्ययन किया। पत्रकारिता और समूह माध्यम में आप सक्रिय हैं। दूरदर्शन में इस समय आप कार्यक्रम अधिकारी हैं, और आपने अनेक फिल्में बनाई है, साथ साथ 25 से अधिक नाटकों का निर्माण दिग्दर्शन किया है। राजीव जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्कार। मुझे जो विषय दिया गया है समूह माध्यम यानी कि मास मीडिया में गांधी। तो जो मीडिया है, मास मीडिया में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो न्यू मीडिया कहलाता है, वो सब कुछ आता है। तो आज का जो मीडिया है, जो समकालीन मीडिया का परिदृश्य है, मेरे हिसाब से आप सबको भी यही लगता हो कि आजकल बहुत हलचल है उसमें। यूँ कहिए कि एक कोलाहल है, एक अशांति सी फैली हुई है पूरे मीडिया में। एक सवाल बार बार उठता है कि क्या आज का मीडिया निष्पक्ष है? मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए ज़्यादातर लोग, बल्कि सारे लोग कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रह गया है मीडिया। आज का मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो न्यू मीडिया यानी वही डिजिटल मीडिया है, सारा सब में एक पक्षपात तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। चाहे कोई भी मीडिया हो, कोई भी चैनल हो, कोई भी अखबार हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, सब में एक पक्षपात नज़र आ रहा है। और इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो मीडिया है वो मीडिया बाज़ार की ताकतों से बहुत ज़्यादा उसके दबाव में रहता है, और जो बाज़ार की ताकतें हैं फिर उसको निष्पक्ष रहने नहीं देती। ये एक मुश्किल है। जो तीसरी बात है, पहली चीज़ हुई अशांति फैली हुई है मीडिया में, दूसरा निष्पक्षता की बात है, और जो तीसरी बात है, मीडिया जो मैं देख रहा हूँ कि आज का मीडिया जो है वो सेलिब्रिटीज़ को, मॉडल्स को, यानी कि सेलिब्रिटीज़ मतलब जो फैशन जगत के लोग हैं, जो फिल्मी हस्तियां हैं, और इसके अलावा और भी जो इस तरह के लोग हैं, इसमें हम ग्लैमरस खेलों से जुड़े हुए लोग भी कह सकते हैं। अब आप कुछ लोग सोचेंगे ग्लैमरस खेल क्या होते हैं, तो उसका फ़र्क यह है कि ग्लैमरस खेल है, जैसे क्रिकेट एक ग्लैमरस खेल है, टेनिस भी ग्लैमरस खेलों में आता है, और आजकल बैडमिंटन भी उसमें शामिल हो गया है।
इसमें जो भाला फेंक और ऊंची कूद और लंबी कूद और बाधा दौड़ और लंबी दौड़ और तीरंदाजी और ये सब ग्लैमरस खेल नहीं हैं। हालांकि इसके खिलाड़ी ज़्यादा हमारे लिए स्वर्ण पदक और रजत पदक लेके आते हैं ओलंपिक्स में और कॉमनवेल्थ गेम में, लेकिन ये ग्लैमरस खेलों में नहीं आते हैं। मीडिया इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। अगर कोई पदक लेके आया तो एक छोटी सी, बहुत छोटी सी एक न्यूज़ आपको अखबार में दिख जाएगी और जिस दिन एक दिन का चैनल पे वो होगा। बल्कि यूँ कहें कि फुटबॉल और हॉकी जो एक अच्छा खेल है और हमारे बच्चे काफ़ी खेलते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन वो भी ग्लैमरस खेलों में नहीं आते, उसके खिलाड़ी भी आपको मीडिया में नहीं दिखेंगे। तो ये 3 तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, 3 तरह के जो ये हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, जो फिल्मी हस्तियां हैं, फैशन जगत के लोग हैं और ग्लैमरस खेलों के लोग हैं। मीडिया जो मॉडर्न सोसाइटी के आइकन के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि इनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इन आइकन्स को प्रोजेक्ट करने में मीडिया कहीं भी आप देखें तो उसमें समाज सेवी नहीं है, एक्टिविस्ट लोग नहीं हैं, रंगकर्मी नहीं हैं, लेखक, पत्रकार, कलाकार मुख्य रूप से ये लोग शामिल नहीं हैं। कहीं बहुत थोड़ी बहुत जगह पाते हैं ये लोग। तो ये जो 3 समस्याएं हैं आज के उसमें मीडिया में, तो मुझे लगता है ऐसे समय में गांधी का जो दर्शन है यानी गांधीयन फिलॉसफी जो है और पत्रकारिता के उनके जो सिद्धांत थे, और खुद गांधी एक बहुत बड़े पत्रकार माने जाते हैं, तो एक पत्रकार के रूप में उनका क्या योगदान था, इस पर एक पुनर्विचार करने की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई प्रतिष्ठित संपादकों और पत्रकारों के अनुसार गांधी संभवतः सभी समय के महानतम पत्रकार थे। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन के संपादन से उन्होंने काफ़ी अनुभव हासिल कर लिया था। बाद में यंग इंडिया और हरिजन में भी उन्होंने सभी विषयों पर लिखा, और ख़ास बात यह थी कि उन्होंने पूरे जोश और ज्वलंत आक्रोश के साथ लिखा। ये गांधी की खासियत थी। उनको कोई डर नहीं होता था, बिल्कुल निडरता से लिखते थे वो। महात्मा गांधी के अनुसार मैं कोट करता हूं उनको, किसी भी पत्र का मुख्य उद्देश्य लोकप्रिय भावना को समझना, उसे अभिव्यक्ति देना, साथ ही लोगों के बीच वांछनीय भावनाओं को जगाना है। और उससे भी महत्वपूर्ण है एक पत्रकार को निडर होकर व्यवस्था और समाज के दोषों को उजागर करना है। ये 2-3 बातें एक पत्रकार और एक पत्र के लिए गांधी ने बताई, लेकिन दरअसल आज के मीडिया में ये कोई भी बात नज़र नहीं आ रही है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज का मीडिया बाज़ार के दबाव में है, बाज़ार उस पर हावी है। गांधी को अपने पत्रों में, लेकिन गांधी ने बाज़ार से अपने पत्र को और अपनी पत्रकारिता को बिल्कुल मुक्त रखा। उनके किसी भी पत्र में कभी कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं होता था। पत्रकारिता उनके लिए आजीविका कमाने का व्यवसाय नहीं था, ये उनके हिसाब से ये एक जनता की सेवा का एक साधन था। 2 जुलाई 1925 की यंग इंडिया में उन्होंने लिखा, मैंने पत्रकारिता को अपनी खातिर नहीं बल्कि जीवन में अपने मिशन के लिए जो भी कल्पना की है उसके लिए एक सहायता के रूप में लिया है। गंभीर संयम के तहत सत्याग्रह के अतुलनीय हथियार का उपयोग किया गया जो अहिंसा का प्रत्यक्ष आधार है। यानी गांधी ने इसको एक मिशन की तरह लिया पत्रकारिता को। लेकिन आज हमारे एक पॉजिटिव बात है कि बहुत से युवा जो हैं पत्रकारिता में आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत कम लोग आते थे पत्रकारिता में, लेकिन आज पत्रकारिता में बहुत से युवा आ रहे हैं। आज चारों तरफ पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है, उससे पढ़ के निकल रहे हैं और पत्रकारिता में आना चाहते हैं। लेकिन क्या वो सचमुच किसी मिशन के तहत आना चाहते हैं? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वो किसी मिशन के तहत नहीं आते हैं, नेचुरली वो आजीविका के लिए ही आते हैं। मिशन 1% ऐसे लोग होंगे, ऐसे युवा जो मिशन के तौर पे पत्रकारिता में आना चाहते हैं, 1 या 2%। हमारे टाइम पे लोग मिशन के तौर पे आते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि मिशन के तरह आते ज़रूर थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो मिशन उनका आजीविका और उसमें कन्वर्ट हो जाता था उनकी सहूलियतों के हिसाब से। आज का युवा जब आ रहा है पत्रकारिता में तो वो उसको गांधी नहीं दिखते हैं। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले एक इंटर्न करने मेरे विभाग में कुछ बच्चे आए थे जो पत्रकारिता का कोर्स करके आए थे। दूरदर्शन में हूँ, जैसा कि अभी इन्होंने बताया आपको। तो एक बच्चे से मैंने यूं ही पूछ लिया, हम क्या कि पुराने पत्रकार जो आज़ादी से पहले के पत्रकारों को किसी को जानते हो? तो वो एक का भी नाम ठीक से नहीं बता पाया। हमने कहा अच्छा महात्मा गांधी के बारे में क्या है? उसने हाँ स्वतंत्रता संग्राम ये वो सारी कुछ बात बताई उसने। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी उन्होंने काफ़ी बात बताई उसने।
लेकिन एक वो पत्रकार भी थे, वो पत्रकारिता का कोर्स करके आया था, उसकी ट्रेनिंग लेने आया था और उसकी नौकरी भी करेगा कल को, लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि गांधी एक पत्रकार थे। जब मैंने उसको ये बताया तो उसने कहा नहीं सर, अच्छा ऐसा भी था, गांधी पत्रकारिता भी करते थे। उसको इस चीज़ से बड़ी ताज्जुब हुआ उसको। तो ये एक ज़रूरत है, हमारे मीडिया को ही, मास मीडिया को ही करना पड़ेगा, समूह माध्यम को ही करना पड़ेगा कि आज के युवाओं में गांधी के इस बात को उजागर करें, लोगों को समझाएं और लोगों को जागृत करना होगा कि गांधी की पत्रकारिता, मीडिया में गांधी का क्या योगदान था। आज देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय में जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की पढ़ाई होती है। गांधी के समय तो ऐसा था नहीं, लेकिन गांधी अपने समय के महान जनसंचारक यानी कि मास कम्युनिकेटर भी थे, क्योंकि पत्रकार तो थे ही वो अच्छे, लेकिन वो मास कम्युनिकेटर भी, जनसंचारक भी बहुत अच्छे थे। उनका मानना था कि लोकप्रिय समर्थन जुटाने के लिए संचार सबसे प्रभावशाली माध्यम है। और आप देखिए तो गांधी समर्थन जुटाने में, लोगों में एकजुटता लाने में बहुत सफल भी थे, क्योंकि उनके पास संचार में एक अव्यक्त कौशल था जो दक्षिण अफ्रीका में ही सामने आ गया था, लोगों को पता चल गया था दक्षिण अफ्रीका में ही जब वो थे। यही कौशल भारत लौटने के बाद लाखों देशवासियों को एकजुट करने के काम आया। तो मास कम्युनिकेशन का जो एक है, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता, गांधी में ये सारे गुण थे जो आज के युवाओं को नहीं पता है। एक टेलीविज़न तो बहुत बाद में आया, जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत हावी है सारे माध्यमों पे। प्रिंट मीडिया काफ़ी पीछे छोड़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पीछे छूट चुका है। लेकिन उस समय इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे एक ही मीडिया था आज़ादी से पहले, वो था रेडियो। आज़ादी से पहले गांधी कभी भी रेडियो में नहीं गए, जो ऑल इंडिया रेडियो का नाम तब भी था उसका, वहाँ पे कभी नहीं गए। आज़ादी के बाद एक बार, सिर्फ एक बार गांधी उसमें गए, 12 नवंबर 1947 को पहली बार गए और सिर्फ एक ही बार गए थे वहाँ। ऐसा बताया जाता है कि गांधी पहले रेडियो पर आने में थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन जब वो रेडियो स्टेशन में पहुँचे, स्टूडियो में जब वो दाखिल हुए, तो उसने तुरंत, गांधी जी ने तुरंत पहुँचते ही कुछ ज़्यादा मुश्किल से 2 या 5 मिनट के अंदर उनको उस उपकरण के महत्व का अंदाज़ा हो गया। और उन्होंने वहीं कहा, जो आर्काइव में हमारे यहाँ ये उनकी आवाज़ में ये है, कि ये एक चमत्कारी शक्ति है, मैं शक्ति देख रहा हूँ, भगवान की चमत्कारी शक्ति। ये चीज़ इन्होंने आकाशवाणी के स्टूडियो में कही, उस उपकरण को देख के, जो रिकॉर्डिंग, एक माइक ही रहा होगा या कुछ रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा कोई बक्सा रहा होगा, जो भी उस वक्त रहा होगा उपस्थित, उसको देख के उन्होंने ये लाइन कही, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक चमत्कारी शक्ति है, मैं शक्ति देख रहा हूँ, भगवान की चमत्कारी शक्ति। अगले दिन के हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के अनुसार उन्होंने 20 मिनट तक बात की और उनकी आवाज़ असाधारण रूप से स्पष्ट थी। उनके संदेश के बाद वंदे मातरम का रिकॉर्डेड संगीत बजाया गया। ये एक सूचना, उस वक्त एक खबर अगले दिन के अखबार में छपी। ये तो था जो मैंने अभी बात की, वो गांधी से समूह माध्यमों का रिश्ता ज़्यादा बताया। आज से भी उसको जोड़ने की कोशिश की जब गांधी स्वयं उपस्थित थे, क्योंकि गांधी स्वयं पत्रकार थे और आज की भाषा में कहें तो एक बहुत प्रबल मीडिया कर्मी थे। ये भाषा मीडिया कर्मी शब्द बहुत बाद में आया है, गांधी के टाइम तो नहीं था, अभी 10, 20, 25 साल से यूज़ होने लगा है। लेकिन जो विषय है हमारा कि मास मीडिया यानी समूह माध्यम और गांधी, यानी आज के समय के समकालीन मीडिया में गांधी कहाँ हैं, ये प्रश्न बहुत व्यापक है। इस वर्ष हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं, इसलिए मीडिया में गांधी को लगातार स्थान मिल तो रहा है, लेकिन सिर्फ सरकारी मीडिया में, सरकारी पत्र पत्रिकाओं में गांधी से संबंधित विषयों पर लगातार प्रकाशन हो रहा है। अभी मैं पिछले दिनों गोवा गया था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने, तो वहाँ प्रकाशन विभाग जो है, हमारे सरकारी प्रकाशन विभाग है वो, तो उसका एक स्टॉल लगा था। तो वहाँ गांधी सिनेमा से संबंधित किताबें थीं, क्योंकि वो सिनेमा का समारोह था, लेकिन वहाँ गांधी से संबंधित भी बहुत किताबें थीं। वहाँ के एक उपनिदेशक साहब थे, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, इस साल ही बहुत सी पहले की भी किताबें हैं गांधी पे, लेकिन इस साल भी हमने बहुत सी किताबें प्रकाशित की हैं और इस साल आगे भी प्रकाशित करने का हमारी योजना है। तो यानी उस सरकारी जो एक माध्यम है प्रकाशन विभाग, वो तो प्रकाशित कर रहा है गांधी पे बहुत सी किताबें। उसके अलावा सरकारी जो पत्र पत्रिकाएँ हैं उनमें भी काफ़ी लेख लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। NBT जो ये है, नेशनल बुक ट्रस्ट,
ये भी सरकार से जुड़ा हुआ एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसने भी गांधी पे बहुत सी किताबें प्रकाशित की हैं। पटेल साहब आपको ज़्यादा विस्तार से बता पाएंगे। सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन भी महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रेरित कार्यक्रमों का प्रसारण लगातार इसी क्रम में कर रहा है। और मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना दूरदर्शन में हुई है पिछले दिनों। दूरदर्शन के संगीत विभाग ने पूरे देश के लोक वाद्यों को एक ही जगह पे एकत्रित करके, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। ये देश इतना बड़ा है, इतनी विविधता है, स्पेशली लोक संगीत में तो बहुत ज़्यादा विविधता है। क्लासिकल में तो आपको एक सीमित वो मिलेगा, लेकिन लोक वाद्य जाने कितने लोक वाद्य हैं। उसमें लगभग 150 लोक वाद्यों को एकत्रित किया, उनको एक साथ उनकी करीब महीनों प्रैक्टिस करवाई गई, महीनों रियाज करवाया गया। और वैष्णो जन को तेनो कहिए पीर पराई जान के, इसका संगीत लोक वाद्यों के थ्रू ये किया गया, जो हमने पिछले अभी 2 अक्टूबर को, जिस दिन 150वीं जयंती का आरंभ किया गया था, उस दिन प्रसारित किया दूरदर्शन ने। और वो समय समय पर लगातार प्रसारित हो रहा है, लगभग रोज़ प्रसारित होता है एक बार दूरदर्शन के सभी चैनलों पे, और यूट्यूब पे भी है। मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग यूट्यूब पे ज़रूर उसको देखें। वो एक दुर्लभ काम है इस देश का, दूरदर्शन का दुर्लभ काम तो है, इस देश के लिए एक दुर्लभ चीज़ है कि इतने सारे 150 से ज़्यादा लोक वाद्यों को एक साथ एकत्रित करके और गांधी के उस प्रसिद्ध, गांधी के उस प्रिय भजन को उसको समाहित किया गया है। लेकिन ये सब सरकारी मीडिया का वो है। हाँ, मैं एक बात और बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उस संगीत को सुना और उन्होंने ट्विटर पे उसकी तारीफ की कि एक अद्भुत अनुभव हुआ, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो ये भी एक क्रेडिट की बात है दूरदर्शन के लिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्र पत्रिकाओं में तो थोड़ा प्राइवेट जो आपके हैं उसमें आ जाता है, लेकिन प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आजकल सबसे ज़्यादा चलन में वही है। उसमें गांधी पे 2 अक्टूबर उसके आसपास कुछ कार्यक्रम तो हुए थे बस, लेकिन उसके बाद 150वीं जयंती वर्ष होने के बावजूद कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है। जो एंटरटेनमेंट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं उनमें तो 2 अक्टूबर को भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने देखा था। कुछ न्यूज़ चैनल्स के जो समाचारों के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं उन्होंने 2 अक्टूबर को कुछ थोड़े बहुत कार्यक्रम एक दिन के लिए किए, आगे पीछे ऐसा कुछ भी कार्यक्रम उस पर नहीं, पूरे साल अब ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है। 150वीं जयंती वर्ष होने के बावजूद जो राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, उसके हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश भी है, आपका जनसत्ता है, इंडियन एक्सप्रेस है, ऐसे बहुत से हैं। लेकिन इनमें भी पूरा ये वर्ष हम बना रहे हैं गांधी की जयंती, 150वीं जयंती का, लेकिन आपको किसी दिन कुछ नहीं दिखेगा 2 अक्टूबर। उससे उस पूरे सप्ताह भर में ज़रूर कुछ कुछ दिखा होगा आपको, अक्टूबर के पूरे महीने में कुछ अखबारों में दिखा होगा, लेकिन अभी आप अगर देखें तो उसमें कहीं गांधी पे कुछ नहीं दिखेगा। अब 30 जनवरी आ रही है तो 30 जनवरी के आसपास भी आपको कुछ दिन, 2-4 दिन कुछ पत्र पत्रिकाओं में दिख जाएगा, लेकिन आपको, जबकि ये 150वां वर्ष है, तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ, कोई लेख, कोई छोटा सा आर्टिकल, नहीं तो उनका गांधी का कोई कोटेशन, कोई उनका संदेश 2 लाइन का, वही छापना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं हो नहीं रहा है। प्रतिदिन तो छोड़िए, प्रति सप्ताह नहीं हो रहा है, जबकि हर सप्ताह हर अखबार का एक परिशिष्ट होता है। संडे को रविवारी सीए होता है, हिंदी में संडे मैगजीन होती है, इंग्लिश में, उस पर कम से कम वो एक लेख तो दे सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसा मैंने पहले शुरू में जिक्र किया था, वो ग्लैमरस चीज़ें ही उसमें आपको सिर्फ मिलेंगी। पहले हिंदी इनसे थोड़ा दूर था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हिंदी में भी जो परिशिष्ट आते हैं हिंदी के, वो सिर्फ फिल्मों, फैशन और वही ग्लैमरस खेलों से भरे होते हैं। तो मेरा एक निवेदन ज़रूर है प्राइवेट चैनल्स के साथ, और चैनल से ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं से है प्राइवेट, कि कम से कम सप्ताह में एक बार इस पूरे वर्ष तो गांधी से संबंधित एक लेख ज़रूर प्रसारित करें। हालांकि एक थोड़ा सा है कि कमर्शियलाइजेशन और बाज़ार के प्रभाव पर का अब सरकारी मीडिया पे भी प्रभाव हो गया। मैं स्वयं दूरदर्शन में कार्यरत हूँ, तो मैं देखता हूँ कि अब दूरदर्शन पे भी और प्राइवेट मीडिया चैनल्स की तरह बाज़ार हावी होने लगा है, रेवेन्यू की मांग वहाँ भी उठने लगी है। तो अब वहाँ पे भी थोड़ा इससे हमें बचने की ज़रूरत है। मैं ये सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूँ, और प्राइवेट चैनल से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि बाज़ार से थोड़ा सा हटके, बहुत थोड़ा सा हटके,
गांधी को थोड़ी सी जगह तो दें, कम से कम इस साल तो दे दें, पूरा वर्ष है। अच्छा, एक चीज़ है, समाचार माध्यमों पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 अक्टूबर के बीच बीच में कभी कभी गांधी पे बात हो जाती है। अब मैं अंत कर रहा हूँ अपनी बात का, उसमें आपको ये बात एक विशेष बताऊंगा कि कभी कभी गांधी पे बात होती है, लेकिन वो बात कब होती है? समाचार माध्यम जो भी हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट, वो अपने से नहीं करते हैं। अगर कोई बड़ा राजनीतिज्ञ या कोई बड़ा राजनेता, उसने गांधी पे अगर कोई चर्चा कर दी, कुछ बोला, या कुछ गांधी के विषय में उसने कोई कदम उठाया, वो राजघाट पे पहुंच के कुछ किया, तो वो ज़रूर उस दिन की चर्चा का विषय समाचार माध्यमों पे रहता है। उनको किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि उनका मतलब उस राजनीतिज्ञ और राजनेता से है, गांधी से मतलब नहीं है, वो इसलिए चर्चा में रहता है। और अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं बेसिक रूप से रंगमंच से जुड़ा हूँ, तो एक सटायरिक सी बात से ख़त्म करना चाहूँगा कि जो राजनीतिज्ञ और राजनेता आप सब जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि गांधी की चर्चा वो कब करते हैं, ये आप सबको पता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला समूह माध्यमों में गांधी के चित्रण के विषय में। अगले वक्ता डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी, आप बहुमुख प्रतिभा के धनी हैं। कवि, गीतकार, लेखक, फिल्मकार, व्याख्याता के रूप में आपकी विशिष्ट पहचान है और सिने इतिहासवेत्ता के रूप में आप जाने जाते हैं। आपने सिनेमा के लेखन में काफ़ी कार्य किया है। शमशाद बेगम, गायक मुकेश, जयप्रकाश नारायण, गंगा नदी में प्रदूषण, इस तरह के अलग अलग विषयों पे आपने वृत्तचित्र बनाए हैं। सक्रिय रूप से आप अनेक कार्यक्रमों में, साहित्यिक कार्यक्रम हो, नाटक हो, हर तरह के कार्यक्रम में आप आकाशवाणी, दूरदर्शन में अतिथि वक्ता के रूप में हिस्सेदारी करते रहते हैं। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी, आप बात करेंगे फिल्म और गीतों में गांधी। धन्यवाद पटेल जी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने ये बड़ा ही सुनहरा अवसर दिया है, और मैं अगर अपनी बात कहूँ या जिस पे मुझे बोलना है वो बात कहूँ, तो ये एक दुर्लभ विषय है, क्योंकि गांधी और सिनेमा की जब हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल विरोधाभास है। गांधी जी ने सिनेमा के लिए जब उनसे पूछा गया उस ज़माने में, तो उन्होंने एक कटु आलोचना जिसकी होती है वो की थी। और लेकिन बाद में गांधी किस तरीके से फिल्मों के या गीतों में एक प्रिय विषय हो गए, ये अगर गांधी रहते बाद में तो पता लगता। भी भाई राजीव राज ने कहा कि बड़ी कठिनाई से वो पहुँचे आकाशवाणी में, और जब उन्होंने ये माइक्रोफोन देखा तो वो समझ गए कि इसकी शक्ति क्या है। तो मैं समझता हूँ कि शायद उनके साथ के लोग या कैसे भी है, वो सिनेमा का जो एक फीडबैक जो होता है वो संभवतः गांधी को ठीक तरीके से नहीं दिया गया होगा उस ज़माने में। तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन स्वतंत्रता के पहले 47 तक जो फिल्में आई या फिल्म का जो संगीत रहा, उसमें गांधी कह के कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी गांधी हैं। गांधी विचारों में हैं, और फिल्म के माध्यम से जो भी कुछ उस समय जो आंदोलन हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, या गांधी जी जो भी क्विट इंडिया और बाकी जो इनका 1942 वाला जो था, लेकिन ये किस तरीके से फिल्मी गीतों ने और फिल्मों ने सबसे ज़्यादा अगर जो प्रचार प्रसार किया गांधी के बातों का, गांधी के विचार का, उनके आंदोलन का, तो वो फिल्मी गीतों और फिल्मों ने किया। और मुझे आश्चर्य होता है कि जब मैं ये अपना, असल में हुआ ये कि पिछले दिनों जब मैं हिंदी सिनेमा का इतिहास, अभी वो पुस्तक इसी मेले में आनी थी, लेकिन वो कुछ वजह से, वो प्रकाशन की वजह से वो थोड़ा सा विलम्ब हुआ, तो आने वाली है वो। तो उस पर जब मैं कार्य कर रहा था, और एक और जब मैं शमशाद बेगम जी पे फिल्म बना रहा था, तो उनसे मेरी सीधी बात हो रही थी और उनको मैंने शूट किया था। तो 94 ईयर्स की वो थी, और उनकी जो स्मृति, जो उनका जो इतना बढ़िया वो था कि उनको एक एक चीज़ याद थी। तो उन्होंने मेरे को पहले बताया था कि एक जब गांधी जी का वो उनकी हत्या हुई, तो एक ट्रिब्यूट सॉन्ग उन्होंने भी गाया था
शमशाद बेगम जी ने, लेकिन उनके पास नहीं था। तो वो सूचना मुझे मिल गई, तो ये अब मेरा दायित्व बन गया कि भाई वो गीत है कहाँ। खैर वो हमने ढूंढा, वो पुराने एक संग्रह में एक सज्जन के पास था, वो बड़ी मुश्किल से, अब वो आजकल तो लोग पैसे खूब ज़्यादा मांगते हैं ना कि भाई जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट चीज़ है तो आप उसकी कीमत तो फिर अनमोल है। तो वो मैंने लिया, तो वो शमशाद जी को मैंने सुनाया और उस फिल्म में भी उसका मैंने इस्तेमाल किया है। तो वो खुद भी ताज्जुब हो गई। तो वो गीत मैंने उनको भी दिया। तो अब देखिए, एक बार क्या हुआ कि कवि प्रदीप से मेरी बात हो रही थी, उनको इंटरव्यू हम कर रहे थे। उनके निधन के 2-1 साल पहले की बात है, उनके घर पे। तो जो मैं अब आज़ादी के पहले की जो मैं बात कह रहा था, उसमें ये था कि एक फिल्म में उनका गीत था, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। अब देखिए, वो तो साहित्यकार, मूल रूप से तो वो साहित्य के ही व्यक्ति थे, कवि प्रदीप। तो ये साहित्यकार ही जो कवि है, वो वही ये चीज़ उपमाएं, रूपक और जो ये सारी चीज़ें हैं, आप बात भी कह देते हैं और अगले को फिर वो समझ भी रहा है। उस समय का जो भी शासन था, प्रशासन था, अंग्रेज़ थे। तो चूँकि वो जापान और जर्मनी की बात हो रही थी उस समय, उस विश्व युद्ध वाली जो बातचीत चल रही थी, तो उसमें उन्होंने अंग्रेज की ही बात की, लेकिन अंग्रेज शब्द का प्रयोग उन्होंने उस पूरे गीत में कहीं नहीं किया। तो ये अच्छा, अब उस समय के लोगों को जब 1943 में ये फिल्म आई किस्मत, तो उसमें अशोक कुमार उस ज़माने के सबसे टॉप हीरो हुआ करते थे, वो थे। तो जब ये गीत रिलीज़ हुआ, 1942 का मूवमेंट हो चुका था, उसके बाद 43 में ये आया। तो दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, तो ये गली गली में गाया जाने लगा। और इससे जो फ्रीडम मूवमेंट को एक जो शक्ति मिली, वो अगर आज हम देखें तो 47 के पहले का एकमात्र ऐसा वो गया। उसके पहले हालांकि प्रदीप ने वो भी लिखा था कि चल चल रे नौजवान, ये भी गीत ने, और गांधी जी के मूवमेंट को भी इसने काफ़ी गति दी। तो इस तरह की जब बातें हुई हैं, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है आज ये सोच के कि भाई गांधी ने फिल्मों के बारे में इस तरह की जो टिप्पणी की, तो उसमें उनके साथ के, उनके परिवेश के लोगों का मैं वो मानता हूँ कि भाई उनकी भी कुछ अपनी जिम्मेदारी रही हैं उस ज़माने में। अच्छा, दूसरी जो कुछ बातें मैं बताऊंगा कि एक फिल्म आई थी 1935 या 36 में, विदुर के नाम से, महात्मा विदुर। तो वो मूल रूप से महात्मा गांधी को ही फोकस करके वो फिल्म थी, और चूंकि वो नाम उनका रख नहीं सकते थे, और बाद में वो फिल्म बैन भी की गई उस समय। तो इस तरीके से जो गांधी के विचार थे वो भी फिल्मों के माध्यम से 1935-36 में आ गए। फिर उसके बाद सबसे अधिक जिन चीज़ों का जो गांधी जी जो विचार मानते थे, जैसे ये स्वच्छता, सफाई। अब आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2 चीज़ें उनको बड़ी प्रिय थी। एक तो प्रभु राम के बारे में उनका जो राम राज्य की परिकल्पना थी वो, और गीता के बारे में। ये 2 गांधी का प्रिय उस समय था, वो उद्धृत भी करते रहते थे समय समय पे। आपको मैं उस ज़माने की एक फिल्म का बता दूं, अभी मैं इसमें से देख के आपको बताता हूं कि वो भी मेरे रिसर्च में ये निकल के सामने आया, और आज के समय में भी ये कितना प्रासंगिक है ये चीज़। खादी और चरखा, ये गांधी जी के अगर चरखा आप बोलते हैं तो वो गांधी आपको स्मरण में आते हैं। तो एक फिल्म थी, राम दरयानी उसके निर्देशक थे, हिंदुस्तान हमारा, 1940 की ये फिल्म है। इसमें एक गीत है, चरखा चल के काम बनाए, चरखा आए गरीबी जाए। ये गाना है, आप हमारे कलेक्शन में है, कभी इस पे और आगे चर्चा होगी। तो देखिए, इसमें चरखा चल के काम बनाए, चरखा आए गरीबी जाए। तो गांधी जी ने जब चरखा को एक माध्यम बनाया और खादी के बारे में जब ये की, तो ये गरीबी जाए, देखिए उनके उस पूरे थीम को इस गीत में निचोड़ के साथ पेश कर दिया गया। यहाँ पे गांधी नाम नहीं है, लेकिन चरखा अपने आप में गांधी है। तो ये 1940 की ये फिल्म थी, उसमें आया था।
और इसी में एक और गीत था, चरखा आज़ादी लाएगा हमें स्वतंत्र बनाएगा। तो ये भी उद्धृत करता है कि उस ज़माने में चरखा और स्वतंत्रता का जो हमारा आंदोलन था वो किस तरीके से आगे बढ़ा। एक सबसे जो नई बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि अभी लेखकों के लेखक गांधी थे, लेकिन वो एक गीतकार के रूप में भी हमारे सामने है, वो किसी को नहीं मालूम है। ये नई जानकारी मैं आपको इस समय दे रहा हूँ, ये भी हमारे अभी के शोध में निकल के सामने आया है। एक गीत है वो 1969 में रिकॉर्ड हुआ था मन्ना डे साहब के स्वर में, और उस गीत के गीतकार महात्मा गांधी थे। लेकिन वो कैसे गीतकार बन गए, इसकी भी एक बड़ी मज़ेदार कथा है। कथा ये है कि सरदार पटेल की जो बेटी मणिबेन पटेल, उन्होंने अपने समय में गांधी जी को पत्र लिखा था। उसमें ईश्वर के बारे में कुछ उसने प्रश्न किया था, और उसके उत्तर में गांधी जी ने जो पत्र लिखा था मणिबेन को, तो उसमें जो एक पैराग्राफ है, उस वो गद्य है, लेकिन उस पैराग्राफ को बाद में कंपोज करके उसको 1969 में जब उनकी एनिवर्सरी हो रही थी, तो उसमें ये एक प्रस्ताव आया कि भाई कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या। तो वो पूरा पैराग्राफ, इसका मतलब गांधी ने जो वो पैराग्राफ लिखा उस पत्र में, वो कितना काव्यमयी था या काव्य उसमें समाया हुआ था, वो भी इससे पता लगता है। तो उसकी जो 2 पंक्तियां वो मैं आपको यहाँ पे उद्धृत कर देता हूँ। और इसका जो संगीत दिया था वो हमारे सिनेमा के बड़े महान संगीतकार वसंत देसाई, उनका ये संगीत है, और मन्ना डे साहब ने गाया था। 1969 में हुआ था, लेकिन वो महाराष्ट्र सरकार ने किया था, लेकिन वो डिब्बे में बंद थी, वो किसी को नहीं पता है। और जैसे होता है ना कि कई चीज़ें रिकॉर्ड कहीं से चोरी चकारी से वो कहीं मार्केट में कहीं कहाँ पहुंच जाती है किसी के बाद, तो वहाँ के किसी खजाने से ये चीज़ निकल के सामने आई। अब आप ये समझिए कि मतलब इतनी अनमोल धरोहर कोई चीज़ थी और सरकार ने उसको बनाया, लेकिन वो पब्लिक में नहीं आया। तो उसकी पंक्ति है कि हे नम्रता के सम्राट, दीन भंगी की हीन कुटिया के निवासी, हमें वरदान दे। और आगे और पंक्ति, ये पूरा पैराग्राफ है। तो इस हिसाब से गांधी हमारे बीच में गीतकार के रूप में भी हैं, और मन्ना डे साहब ने उनकी उनके शब्दों को ये वाणी दी है। बाकी जो गीत हैं जो 1947 के बाद, तो गांधी के ऊपर तो फिर नाम से कई गीत आ गए। मनोज कुमार ने जो फिल्में बनाई, उपकार और भी पूर्व पश्चिम, उसमें भी जो गीत हैं उसमें गांधी उद्धृत हैं। और जैसे मेरे देश की धरती है, इसमें देखिए आप अंतर में जाइए, गुलशन बावरा ने लिखा है, तो वो गांधी का उसमें उस पंक्ति में है। तो इस तरीके फिर अब फिल्मों की हम बात करें तो हिंदुस्तान में तो हमारे निर्माता निर्देशकों ने तो उतना कुछ वो नहीं किया, लेकिन बेन किंग्सले वाली जो हम गांधी देखते हैं वो रिचर्ड एटनबरो की, तो उसका तो खैर वो इंटरनेशनल जो पूरा मापदंड है, तो उसका कोई जवाब नहीं है। और फिर अभी अगर हम पिछले सालों की बात करें तो वो सबसे बढ़िया जो गांधी पे जो फिल्म आई, जो उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ा है, वो उसमें गांधीवाद को गांधीगिरी से एक नया शब्द मिला, वो था लगे रहो मुन्ना भाई। तो साहब गांधीवाद को गांधीगिरी में ये एक जो परिवर्तन एक मिला, तो ये समय के साथ हम आगे बढ़े हैं, तो ये एक नई चीज़ इस फिल्म से आई है। और बाकी जो काम इसमें होना है फिल्मों को लेकर गांधी का, ये एक कठिन विषय अवश्य है, लेकिन गांधी के विचारों को जो फिल्मों में आज़ादी के पहले और अब के समय में जो भी कुछ स्थान मिल रहा है, उस पर एक व्यापक अध्ययन की आवश्यकता है, रिसर्च की आवश्यकता है, और ये हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि एनबीटी या और भी जो ये प्रकाशन संस्थाएं हैं वो इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा सा इनको वो इनपुट दे और इसमें मुहैया कराएं, तो इस पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। और मैंने तो पटेल जी के माध्यम से ये बीड़ा हाथ में ले लिया है, तो अब ये पुस्तक रूप में भी आएगी। और बाकी आप सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। अब हमारे अगले माननीय वक्ता है श्री सुरेश शर्मा जी। आपका अध्ययन लखनऊ में हुआ, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ से अभिनय की आपने तालीम प्राप्त की।
इसके पश्चात आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के संभव थिएटर ग्रुप में कार्य आपने प्रारंभ किया था। अभिनय कला के कसब के लिए आपको साहित्य कला परिषद से सम्मानित किया गया है। आपने देश के अग्रणी सभी निर्देशकों के साथ कार्य किया है। आप संप्रति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के इंचार्ज निदेशक हैं। आपने अनेक नाटकों का निर्माण और निर्देशन किया है। गांधी जी के बारे में एक नाटक है रविंद्र त्रिपाठी लिखित पहला सत्याग्रही, इसका आपने निर्देशन किया है। इसके अनेक शो इस समय देश विदेश में हो रहे हैं। सुरेश जी, आपसे अनुरोध है, आप। धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथियों और श्रोतागणों, आप सभी को नमन करता हूं और बहुत ही कम समय में मैं अपनी बात रखने की कोशिश करता हूं कि नाटकों में गांधी या गांधी में नाटक। गांधी को समझने के लिए बहुत ही, अगर देखा जाए तो समय बहुत ज़्यादा, 4-5 दिन भी अगर इस पे हम बहस करें तो वो भी कम। लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त में हम ये बात करते हैं कि गांधी एक राजनीतिक रूप में उनको देखें या एक रिलीजियस पर्सन के रूप में उनको देखें। गांधी को साहित्य की अन्य विधाओं में जैसे काव्य और कहानियों में समझना आसान है, लेकिन नाटक में समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि गांधी को समझने के लिए सिर्फ गांधी को पढ़ना या गांधी को देखना या गांधी को समझना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम नाटक के लोग हैं। हम उनके साथ के चले हुए लोग, उनके साथ से जुड़े हुए लोगों को भी हम जब जानेंगे, समझेंगे, तब हम गांधी को समझ पाएंगे। हम बार बार महात्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आम लोगों को नहीं पता। हम सिर्फ वही जानते हैं, हमारे बच्चे वही पढ़ते हैं, वही जानते जो हमें पढ़ाया जाता है और किताबों में छापा जाता है। लेकिन ये महात्मा शब्द कहाँ से आया? महात्मा शब्द जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको दिया और कवि गांधी जी ने उनको दिया। तो एक बहुत अच्छा महात्मा और कवि, यानी कि उनके जो पत्र हैं अगर आप पढ़ें तो जो रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बीच में आए वो छपी भी और इसी नाम से छपी है, महात्मा और कवि के नाम से। बहरहाल मैं नाटक के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। बड़े संक्षिप्त में गांधी जी कब मंच पर अवतरित हुए हैं, मतलब गांधी जी का चरित्र कब आया, उसके संदर्भ में मैं बात करता हूँ। गांधी R.K. नारायण जी ने ये बात माना है कि वेट फॉर द महात्मा, जो गांधी का चरित्र बहुत ही बहुआयामी रहा है। हमको समझना होगा कि गांधी जी का चरित्र पॉलिटिकल था या रिलीजियस। वे बहुआयामी थे, राजनीतिक, रिलीजियस, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षाविद, अहिंसावादी, न्यायविद, इंसाफ पसंद। देखा जाए तो गांधी जी की मौत 15 अगस्त 1947 को हो गई थी। जो उनकी मान्यताएं थी, जो उनके वैल्यूज थे, वो 15 अगस्त 1947 को खत्म हुआ। यानी कि उनकी एक, देखा जाए मुहावरे को, एक प्रतीकात्मक उनकी डेथ तब हो चुकी थी। 30 जनवरी 1948 को तो भौतिक रूप से उनकी डेथ हुई थी। हालांकि गांधी जी के जीवन में बहुत सारी ही त्रासदियां रहीं, लेकिन किसी भी नाटककार ने उनको ट्रेजिक हीरो के रूप में नहीं दिखाया। उनको हमेशा साहित्य में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला नहीं, बल्कि उसको रिजॉल्व करने वाले के रूप में ही दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और क्राइस्ट की तरह, जिसका पूरा जीवन दुखों से भरा रहा, त्रासदी से अंत हुआ, लेकिन कभी भी दुखांत चरित्र की तरह उनको नहीं प्रदर्शित किया गया है। गांधी को हमेशा कहा जाए महिमा मंडित ही किया गया है। पहली बार भारती साराभाई ने अपने काव्यात्मक जो पोएटिक उनकी प्रस्तुति थी 1943 में, द वेल ऑफ द पीपल, जिसमें सोशल रिफॉर्म व गांधीयन स्पिरिट की बात की गई थी, छुआछूत की बात की गई थी। हालांकि इसमें गांधी प्रत्यक्ष रूप से मंच पर नहीं थे, एक वीडियो के माध्यम से गांधी जी के दर्शन को दर्शाया गया था। गांधी जी के डेथ के 11 साल बाद केएस रंगप्पा ने अपने नाटक गांधी की साधना में प्रत्यक्ष रूप से गांधी को मंच पर लेकर के आए थे। उसके पहले कभी भी गांधी जी को मंच पर नहीं लाया गया, उनके चरित्र की बस बात की गई। 7 नवंबर 1968 में दिल्ली में यांत्रिक जो ग्रुप है, यात्रिक, उसने एक प्रस्तुति की और 17 नवंबर 1968 में भारत के उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति महामहिम जाकिर हुसैन के समक्ष इसकी प्रस्तुत की गई थी। ये संभवतः गांधी जी पर पहली सशक्त प्रस्तुति थी, जो कि गांधी जी के प्रारंभिक जीवन,
भारत और दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों के ऊपर आधारित थी। तदुपरांत गांधी जी के ऊपर अनेक नाटक लिखे गए, हिंदी में तो कम लिखे गए लेकिन अन्य भाषाओं में ज़्यादा लिखे गए। उनमें से कुछ है मोहन से महात्मा, बापू, गांधी ने कहा था, हिंद स्वराज, युग पुरुष, महात्मा का महात्मा, जो कि गांधी जी से प्रेरित हुए थे, गांधी जी के जीवन पे जिनका बहुत असर पड़ा था। वो नाटक बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहा, बहुत ही 1000 से ज़्यादा उसके शोज हुए। फिर पहला सत्र गई, गोडसे.com, महात्मा वर्सेस गांधी, महादेव भाई, गांधी अंबेडकर, द गांधी, मीन नाथुराम गोडसे बोलते। इन सारे नाटकों में अगर हम देखें तो गांधी की, अगर तो गांधी ऐसा नहीं है कि विवादास्पद व्यक्ति नहीं रहे, उनका व्यक्तित्व बहुत ही विवादास्पद भी रहा। वो सिर्फ भारत में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। कई राजनीतिक धाराओं के लोग कटु आलोचना भी करते रहे। हिंद स्वराज को लेकर के बहुत सारी बातें उस समय उनके समकक्ष जो राजनेता थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उस समय क्रिटिसाइज किया था। गांधी जी खुद राइटर भी रहे, स्क्रिप्ट राइटर और निर्देशक भी रहे। जो भी वो करते थे उसका निर्देशन भी वो खुद ही कर लेते थे। यानी कि मैं प्रत्यक्ष रूप से नाटक की बात नहीं कर रहा हूं, उनके जीवन की बात कर रहा हूं। गांधी जी ने अपने जीवन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया है। गांधी जी गांधी बने, हम गांधी जी की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गांधी कैसे बने, किन लोगों की वजह से बने, हम उनकी बातें नहीं करते हैं। गांधी को समझने के लिए तत्कालिक उनके जो सहयोगी रहे हैं, चाहे वो पट्टाभी रहे हैं, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब रहे हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होगा। अभी पत्रकारिता की बात कर रही थी यहाँ पे, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो गांधी जी से पहले की पत्रकारिता की बात करता हूं। अल हिलाल और अल बलाग जैसे अखबार जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद किया था और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर जुर्माना लगाया गया था, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनकी कभी बात नहीं करते। पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी से पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, जिनको प्रताड़ित किया गया और उनके प्रेस एक्ट के तहत उनको दिल्ली से निष्कासित किया, कलकत्ता से निष्कासित किया गया और तब वो चंपारण गए और वहाँ पे गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई। तो हम भूल जाते हैं, हम नाटक वाले लोग हैं, हम नाटक के जरिए चीज़ों का विश्लेषण ज़रूर करते हैं। अगर हम गांधी वर्सेस गांधी की बात करें, जो अजीत दलवी का नाटक है, तथ्यों को परखते हुए फिनिक्स की, अगर हम गांधी जी को बहुत ज़्यादा, मैं समझ चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कि कोई ये बात नहीं करता कि गांधी को गांधी बनाने के पीछे बा का कितना बड़ा हाथ था। बा अगर नहीं होती वो गांधी क्या गांधी बन पाते? महिलाओं के प्रति गांधी जी की क्या रिएक्शन था? अगर हम फिनिक्स की बात करें, फिनिक्स जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो आश्रम बनाया था, फिनिक्स आश्रम बनाया था, जहाँ पे पत्रकारिता की बात करते तो उनका बेटा जब गांधी जी जेल गए तो उनके बेटे ने वो प्रेस संभाला था फिनिक्स में। वहाँ पे जब उनके बेटे का किसी के साथ इश्क होता है और उस पर सजाएं दी जाती है तो बात होती है कि तुम्हारा कैसे, तो उस बेटे ने बोला कि मुझे बाल बहुत अच्छे, तो बाल काटे जाते हैं। बा को किस तरह से सरेआम शक्कर के लिए, चीनी के लिए वहां पे किस तरह से पब्लिकली हर्ट किया जाता है, बोला जाता है। तो हम जब किसी व्यक्तित्व की बात करते हैं, हम वन डायमेंशनल सोचते हैं तो उसमें कोई ड्रामेटिक एलिमेंट नहीं आता है। आपको सिक्के के दोनों पहलुओं को जानना चाहिए, तब किसी किरदार को निकाल के हम बाहर लाने की बात करते हैं। गांधी जी का जो अभी एक पहला सत्र गई हमने नाटक किया, हम बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। गांधी जी की जिन्होंने फर्स्ट जीवनी लिखी, डोक ने, उसका कहीं जिक्र हमारे लिटरेचर में कहीं नहीं आता है। महादेव देसाई ने कितना बड़ा काम किया वो कहीं नहीं नजर आता है। तो हमको ये देखना होगा, गांधी अगर आज गांधी जी हैं तो वो किन किन कारणों से, हमें उन सब लोगों को भी उतना ही श्रेय देना होगा। वो बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम बात करते हैं उनके बेटे की, तो आप देखिए कि किस तरह का रिएक्शन, किस तरह की मतलब वो सारी चीज़ें लिटरेचर में बहुत कम आती हैं, वो सारी बातें हम बहुत कम जानते हैं। लेकिन अगर हम
अहमदनगर की जेल की बात करें और जिस समय ये पट्टाभी, पटेल और मौलाना आज़ाद ये जब अहमदनगर में थे और गांधी साहब यरडवा में थे, उस समय जो उनके ख़त अदावत हुए हैं, या फिर जब लॉर्ड माउंटबेटन की बात आती है, जब ये बात आती है और गांधी तकसीम की बात आती, बंटवारे की बात आती, तो गांधी जी ने जब ये बात कही थी कि मेरे उसके ऊपर ये बंटवारा होगा, और जब वो पटना से वापस आते हैं और जब मौलाना आज़ाद साहब उनसे बात करते हैं तब भी गांधी यही कहते हैं, और जब वो नेहरू और पटेल से मिलते हैं और जब वहाँ से बात आते हैं तो क्या वाक्य, क्या शब्द बदला होता है, क्या सेंटेंस बदला होता है। तो किसी भी चरित्र को वन डायमेंशनल नहीं देखना चाहिए। गांधी जी को बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, हमें उनको भी उतनी ही मान्यता देनी चाहिए। ये हम नाटक वाले लोग, हम लोग बहुत ही विश्लेषण के साथ, बहुत ही उसको समझने के बात करते हैं, इसीलिए कई नाटक हमारे बैन भी हुए हैं। गांधी वर्सेस गांधी जो नाटक अजीत दलवी का था, 1000 से ज़्यादा शो होने के बाद उसको बैन किया गया। नाथूराम गोडसे बोलते, वो नाटक बैन हुआ। और अगर हम देखें कि हमारे एक नाटककार हैं, मराठी नाटककार हैं, उन्होंने गांधी अम्बेडकर लिखा है जो कि पूना पेट को लेकर के हुआ है, और वहाँ पे किस तरह से मतलब अम्बेडकर साहब के साथ और गांधी जी का जो टकराव है, उसके जो रिटर्न, मतलब वो तो छपी हुई चीज़ें हैं, जो पत्र थे उसमें कोई वो नहीं है कि काल्पनिक चीज़ें नहीं। तो अगर हम उन चीज़ों को भी पढ़ें तो हमें पता चलता है कि महिमा मंडित, हम किसी को भगवान नहीं बना सकते। जैसे हमारी बहन माला मिश्रा जी ने कहा कि अगर हम उनकी बात करें, भगवान वो होता है जो संपूर्ण होता है, जो संपूर्ण हो गया वो भगवान होता है। तो माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ कि उस संपूर्णता की तरफ नहीं थे हमारे ये, क्योंकि संपूर्ण सिर्फ भगवान होता है, इंसान नहीं होता। इसी के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। अब कार्यक्रम के समापन में आपको विश्व पुस्तक मेले की तरफ से एक स्मृति भेंट प्रदान करना चाहते हैं। पंजाबी एडिटर नवजोत कौर से विनती है, आप दीजिए। डॉक्टर माला मिश्र जी, डॉक्टर शशि प्रभा तिवारी जी, श्री सुरेश शर्मा जी, श्री राजीव राज जी, श्री राजीव श्रीवास्तव जी। यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। दूसरा कार्यक्रम तुरंत ही प्रारंभ होगा। धन्यवाद आप सभी का।